viewers, Assalamu alaikum. This is me Aryan Farah and you are watching my YouTube channel Nursing with Farah. आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोस्ट आरएन सेकेंड सेमेस्टर की नर्सिंग थ्योरीज का यूनिट नंबर 3 ओवरव्यू ऑफ नर्सिंग थ्योरीज का सेकंड पार्ट। डियर व्यूअर्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ जो शेयर किया था वो इसका फर्स्ट पार्ट था और उसमें मैंने दो थ्योरीज को डिस्कस किया था। ठीक है, और ये जो है ये हिलगेट ई पेप्लॉय की थ्योरी को आज हम पढ़ेंगे। 1952 में ये थ्योरी इन्होंने हिलगेट पेप्लॉय ने दी थी। इनका पूरा नाम हिलगेट ई पेप्लॉय है। ठीक है, अगर एमसीक्यूज में हिलगेट ई पेप्लॉय आए तो परेशान नहीं होना कि ये किसका नाम है। हिलगेट ई पेप्लॉय और हिलगेट पेप्लॉय एक ही के नाम है। ठीक है, 1952 में दी थी और इनकी थ्योरी कौन सी थी? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। डियर व्यूअर्स, आपको पता होना चाहिए कि ये जो इनकी किस बंदे ने कौन सी थ्योरी दी। ठीक है, ये जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की थ्योरी हिलगेट ई पेप्लॉय ने दी थी। इनका फोकस क्या था? फोकस इज ऑन द इंटरपर्सनल प्रोसेस एंड द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप दैट डेवलप बिटवीन द नर्स एंड द क्लाइंट। हिलगेट ई पेप्लॉय ने क्या किया था कि जब एक नर्स और जो पेशेंट आता है, ठीक है, किसी भी वार्ड में या हॉस्पिटल में, तो पेशेंट का और नर्स का आपस में जो है इनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा होना, मतलब अच्छा होना चाहिए। किस तरह अच्छा होना चाहिए? इस तरह अच्छा होना चाहिए कि वो पेशेंट जब आए, पेशेंट को ओरिएंटेशन हो, उसको सारा बताए कि ये यहाँ पे वॉशरूम है, ये सब उसके साथ, मतलब फ्रैंकनेस बढ़ाए ताकि वो उसको अपने जो उसके इश्यूज हैं वो उसको इजीली बता। तो ये बात सबसे पहले आपने ये एमसीक्यूज याद रखना है कि हिलगेट ई पेप्लॉय है, उन्होंने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की थ्योरी दी थी, 1952 में दी थी। ठीक है, इस फेज इसके नर्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है, पेशेंट का और नर्स का जो रिलेशनशिप होता है, इसके 4 फेजेस हैं। फर्स्ट है ओरिएंटेशन, सेकंड है आइडेंटिफिकेशन, फिर एक्सप्लॉइटेशन और रेजोल्यूशन। ठीक है, ओरिएंटेशन मतलब एक तो आपने ये याद रखना है कि हिलगेट ई पेप्लॉय की जो थ्योरी है इसको इंटरपर्सनल थ्योरी कहते हैं। दूसरा इसके 4 फेजेस हैं। ठीक है, इन चारों के आपको नाम आने चाहिए। कभी कभी वो दे देगा कि नन ऑफ अबव, तो कोई और उसमें से दे देगा तो ऑप्शन ठीक होगा। नहीं तो वो पूछेगा कि ओरिएंटेशन मतलब फर्स्ट स्टेप कौन सा है, तो हमें पता होना चाहिए ओरिएंटेशन है। अब देखिए, ओरिएंटेशन का मतलब है कि हमने उसको जो मतलब आएगा तो उसको हमने बताना है। जैसे ओरिएंटेशन होता है न्यू एम्प्लॉयज का होता है, आइडेंटिफिकेशन उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, तो सारा कुछ बताना है। अब देखें, ओरिएंटेशन हम लास्ट स्टेप में तो नहीं ना जाके कर सकते। ओरिएंटेशन तो जब वो आएगा तो तभी हमने करना है, तभी हमने वॉशरूम और ये वो सारी चीज़ें बतानी है, उसको हॉस्पिटल के बारे में बताना है, सारा कुछ बताना है, इधर ये होता है, वो होता है। अब उसको लास्ट पे थोड़ी ना बताना है रूटीन का, इसलिए इसके स्टेप्स को आपने तरतीब के साथ याद रखना। उसके बाद है फेजी अब्दुल्ला, ये ओवरव्यू ऑफ नर्सिंग थ्योरी है, मतलब इसमें हम थोड़ी थोड़ी थ्योरीज को, सारी थ्योरीज को थोड़ा थोड़ा टच करेंगे। ठीक है, तो आपने ये आगे फेजी अब्दुल्ला की है, अब्दुल्ला ये लिखा हुआ है लेकिन इसको हम पढ़ेंगे अब्दुल्ला ही। 1960 में इन्होंने थ्योरी दी थी, और जैसे वर्जीनिया हेंडरसन और इसकी थ्योरी को मिक्स नहीं करना। जो वर्जीनिया हेंडरसन है उन्होंने 14 नीड्स बताई थी और इन्होंने क्या बताया था? नर्सिंग प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था। ठीक है, ये देखें, इन्होंने नर्सिंग 21 नर्सिंग प्रॉब्लम के बारे में बताया था। अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि इन्होंने कितने प्रॉब्लम्स बताए थे? इन्होंने 21 नर्सिंग प्रॉब्लम। इस आगे इनकी प्रॉब्लम्स की डिटेल बताई हुई है। टू मेंटेन गुड हाइजीन एंड फिजिकल कंफर्ट, के मतलब जो नर्सिस नीड की प्रॉब्लम्स हैं उसमें पहली नीड या नर्सिंग प्रॉब्लम था कि उन्होंने कहा था कि उसको चाहिए कि वो मेंटेन करें गुड हाइजीन और फिजिकल कंफर्ट, फिजिकली वो ठीक हो। ठीक है, दूसरी बात ये कि टू प्रमोट द ऑप्टिमल एक्टिविटी, मतलब वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करे, रेस्ट भी करे, स्लीप भी ले। ये नहीं है कि बस काम ही करती जाए, काम ही करती जाए। नर्स के बारे में इन्होंने ये नर्सिंग के जो प्रॉब्लम है to promote the safety through prevention of accident, injury and trauma and through prevention of the spread of infection, मतलब जो भी कोई हॉस्पिटल में इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट या कोई भी है, उसको स्टाफ को उससे बचाना है, ट्रॉमा से, ताकि वो इन्फेक्शन और उससे बीमारियां उनसे वो बच सके। फोर्थ पे है टू मेंटेन गुड बॉडी मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट करेक्ट डिफॉर्मिटी, के अगर उसमें कोई डिफॉर्मिटी है उसको प्रिवेंट करना है और करेक्ट मैकेनिक्स के जरिए से करना है। ठीक है, अगली है जी 20 क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर कह रही हूँ, अगला हमारा टॉपिक है 5 है। ठीक है, उसमें क्या कह रहे हैं कि जी उसमें उन्होंने कहा है टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, के हर जिस्म के हर हिस्से में प्रॉपर उसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जी उन्होंने कहा कि टू 6 पे है टू फैसिलिटेट एंड मेंटेन द न्यूट्रिशन ऑफ ऑल, मतलब बॉडी के तमाम सेल्स जो है उनको एक तो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, दूसरा उनको न्यूट्रिशन भी मिलनी चाहिए। टू
फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ एलिमिनेशन के अगर मतलब वो मतलब सारी चीज़ें उसने डाइट वगैरह ली है तो उसकी जो एलिमिनेशन है मतलब उसको एक्सक्रीट करने का जो प्रोसेस है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। 8 पे उन्होंने कहा टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के उसका जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो मेंटेन होना चाहिए। 9 में फिर उन्होंने कहा टू रिकॉग्नाइज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू डिजीज कंडीशन मतलब अगर उसको कोई डिजीज कंडीशन है तो उसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है उसको हमने रिकॉग्नाइज करना है। पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल जो हमारी बॉडी में होता है, पैथोलॉजिकल जो कोई भी डिजीज की वजह से होता है और हमें जब सिम्टम्स विजिबल होने लग जाते हैं तो उसको पैथोलॉजिकल कहते हैं। 10वें में कहते हैं टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ रेगुलरिटी मैकेनिज्म एंड फंक्शंस के मतलब इस चीज़ को वो करे कि रेगुलरिटी हो मैकेनिज्म में और फंक्शंस में। 11वें में उन्होंने कहा टू फैसिलिटेट एंड द मेंटेनेंस ऑफ सेंसरी फंक्शन के जो सेंसरी फंक्शंस होते हैं, जो एक सेंसरी फंक्शंस होते हैं, एक मोटर फंक्शन होता है, ठीक है। मोटर जो होते हैं सेंसरी जैसे सेंस हमारी खाने की, सूंघने की, ये सारी जो है इसी सेंसरी में आते हैं। उसने कहा कि उसकी मेंटेनेंस पे भी फोकस करना चाहिए। टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सप्रेशन फीलिंग के उसकी उसको दूसरों से पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग जो भी एक्सप्रेशन मिल रहे हो या फीलिंग्स मिल रही हो उसको वो आइडेंटिफाई करें। 13वां है टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट द इंटर रिलेटेडनेस ऑफ इमोशंस एंड ऑर्गेनिक इलनेस के वो जो ऑर्गेनिक इलनेस और जो इमोशन है उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको वो एक्सेप्ट करे और आइडेंटिफाई करे। टू फैसिलिटेट एंड मेंटेन द इफेक्टिव वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जो हम बोल के एक दूसरे के साथ करते हैं, ठीक है। नॉन वर्बल वो होती है जो गेस्चर और इशारों के जरिए से हम आंखों की मतलब कोई हमें कहे कि तुम्हें इस बारे में पता है तो हम ऐसे अपने कंधों को कहें कि मतलब आंखों से इशारा कर देंगे, एक्सप्रेशन ऐसे दें कि अगले बंदे को समझ आ गई, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंग्लिश के उसमें कवर आता है, कभी कभी इसमें से एमसीक्यूज आ जाता है कि वर्बल कम्युनिकेशन की कौन सी एग्जाम्पल है और नॉन वर्बल। टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के एक अच्छा मतलब प्रोडक्टिव बहुत अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो इसके दरमियान इनके दरमियान में डेवलप करना है नर्स और पेशेंट के दरमियान। टू फैसिलिटेट द प्रोग्रेस टुवर्ड अचीवमेंट एंड पर्सनल स्पिरिचुअल गोल के वो प्रोग्रेस करे अचीवमेंट में और पर्सनल और स्पिरिचुअल गोल्स जो उसके रूहानी गोल्स हैं ना उसके बारे में। टू क्रिएट अ मेंटेन अ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट एक वो अच्छा इन्वायरमेंट थेराप्यूटिकल इन्वायरमेंट जो है वो करे जिसमें आलूदगी वगैरह ना हो, कुछ भी ना हो, वो उस तरह का इन्वायरमेंट। टू फैसिलिटेट द अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एज एन इंडिविजुअल विद वेरिंग फिजिकल इमोशनल एंड डेवलपमेंटल नीड्स कि वो अपने आप को अवेयर करे एज ए सेल्फ, ठीक है, फिजिकल इमोशनल और डेवलपमेंटल नीड में। 19 में उसने कहा टू एक्सेप्ट द ऑप्टिमल पॉसिबल गोल्स इन द लाइट ऑफ लिमिटेशन एंड फिजिकल एंड इमोशंस के वो अपने जो ऑप्टिमल गोल्स है उसको अचीव करने की कोशिश करे कि उस मतलब जो उसमें खामियां हैं उसको मद्देनजर रखते हुए फिजिकल हो या इमोशनल हो जो भी मद्देनजर रखते हुए वो अपने गोल्स को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करे। 20 पे उन्होंने कहा द टू यूज कम्युनिटी रिसोर्सेज एज एन एड इन रिजॉल्विंग प्रॉब्लम दैट अराइज फ्रॉम इलनेस से जो भी उसको मसले आ रहे हों उनको अच्छे तरीके से हल करे और कम्युनिटी में जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स एज इन्फ्लुएंसिंग द फैक्टर इन द केस ऑफ इलनेस अगर उसको कोई बीमारी हो जाती है तो वो इस चीज़ उस अपने जो सोशल प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करें, उसका जो रोल है उसको अंडरस्टैंड करें और जो उसको फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। अगली थ्योरी इमोजिन किंग की है। इमोजिन किंग की थ्योरी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इस पिछली थ्योरी में कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट में आपके लिए कौन सा टॉपिक है। तो आपने अच्छे से ये याद करना है। नर्सिंग ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी थ्योरी सारी तो नहीं लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना उनको उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके ओवरव्यू दिया। हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है, कुछ एमसीक्यूज हमारे इस पेपर से सॉल्व होते हैं। बाकी जो इस चैप्टर में हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं ये हम थोड़ी थोड़ी मतलब शॉर्ट करके पढ़ रहे हैं, कंसाइज करके पढ़ रहे हैं। आगे हम इनका पूरा पूरा एक चैप्टर है। इमोजिन किंग की एक अलग है एंड हिल्गर टी पेप्लॉय की अलग थ्योरी का एक चैप्टर है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी का अलग है। तो हमने फिर अलग अलग भी इनको पढ़ना है, ठीक है। आपने अच्छे से आपने सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि किसने कितने रोल दिए थे, कितनी नीड्स थी, कितने नर्सिंग प्रॉब्लम थे, नर्सिंग प्रॉब्लम वाली थ्योरी किसने दी थी। तो आज हमने पढ़ा है कि 21 नर्सिंग प्रॉब्लम थ्योरी किसने दी थी, फेजी अब्दुल्ला ने दी थी और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको अपने अपने साथ नोट कर लेना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।